हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। हम पढ़ रहे थे डिजाइनिंग ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम और लास्ट लेक्चर में हमने स्टेप्स पढ़ लिए थे कि हम सिंगली रेनफोर्स्ड बीम कैसे डिज़ाइन करते हैं। ओके, सो आज हम प्रैक्टिस करते हैं, एक डिज़ाइन प्रॉब्लम लेते हैं और जो हमने स्टेप्स लिखे थे उसी से प्रैक्टिस करते हैं कि हम अपनी सिंगली रेनफोर्स्ड बीम कैसे डिज़ाइन करें। ठीक है, तो मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया हुआ है, आप प्लीज़ वीडियो पॉज करके सबसे पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सेज कि आपको एक सिंपली सपोर्टेड सिंगली रेनफोर्स्ड बीम डिजाइन करनी है, ठीक है, जिसकी बियरिंग या सपोर्ट में, ठीक है, क्या होती है बियरिंग, मतलब कि आपकी बीम है। अब बीम किसके ऊपर स्टे करेगी, कौन सपोर्ट करेगा बीम को, या तो कॉलम्स कर रहे होंगे या फिर अगर वॉल आपकी लोड बियरिंग है तो वॉल करेगी, है ना। तो इस यहाँ पर या तो आपको कॉलम की विड्थ मिल जाएगी या तो वॉल की मिल जाएगी, है ना, जिसके ऊपर भी सपोर्टेड है। यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, यहाँ पर डायरेक्टली आपको दे दिया है कि जो आपकी बियरिंग है सपोर्ट विड्थ है 200 है, ठीक है। सुपर इम्पोज लोड जो आपको दिया हुआ है दैट इज 15 किलो न्यूटन पर मीटर एंड जो आपकी स्पैन है दैट इज 5.1 मीटर। जो आपकी बीम की स्पैन है 5.1 मीटर, ठीक है। ये आपका पूरा क्वेश्चन है, जल्दी से नोट कर लीजिए। ओके, ठीक है, चलिए मैं इसे रख कर देता हूँ और स्टार्ट करते हैं हम अपना डिजाइन। ओके, फर्स्ट स्टेप क्या था, आप लोगों ने जहां पर भी लिखा हो वो निकाल लीजिए। फर्स्ट स्टेप वाज डिजाइन कॉन्स्टेंट्स। ओके, आपकी ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट है M20, ठीक है। तो M20 के लिए सिग्मा CBC कितना होता है, M20 के लिए सिग्मा CBC होता है आपका 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर। आपका स्टील क्या है, स्टील का ग्रेड क्या है, HYSD रेनफोर्समेंट है और इसके लिए सिग्मा ST क्या होता है, ये होता है आपका 230 न्यूटन पर mm, ठीक है। ओके, अब इन दो वैल्यूज से देखिए आपकी कौन कौन सी वैल्यूज आ सकती हैं। डिजाइन कॉन्स्टेंट कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले m की वैल्यू क्या होती है 280/3 सिग्मा CBC, ठीक है। दैट वुड बी 280 डिवाइडेड बाय 3 इनटू 7, है ना, सिग्मा CBC 7 है, दैट वुड बी 40/3, दैट वुड बी 13.3। कांस्टेंट है तो कोई यूनिट तो होगा नहीं इसका। ओके, देन नेक्स्ट कांस्टेंट के the formula is m sigma CBC upon m sigma CBC plus sigma ST, ठीक है। m is 13.33 multiplied by sigma CBC कितना है 7 है divided by 13.33 into 7 plus 2। ओके, इसे सॉल्व करिए, कैलसी है आपके पास, सॉल्व करके देखिए क्या वैल्यू आ रही है। ओके, देन नेक्स्ट कांस्टेंट J, और J क्या था हमारे लिए 1 - a/3, ठीक है। K आ गया है आपका 0.29, सो दैट वुड बी 1 - 0.29 डिवाइडेड बाय 3। ओके, कितना आ जाएगा ये 0.90 समथिंग आता है, इसे राउंड ऑफ करके 0.90 मान, ठीक है। Then next constant was R and that was half sigma CBC into J into K, ठीक है। तो sigma CBC 7 है तो half into 7 into J is 0.9 and K is 0.2, ठीक है। ये कैलकुलेशन प्लीज आप देखिए, आपको सारे फॉर्मूले पता है, कैलकुलेशन अपने आप ही करिएगा सॉल्व करने के लिए। ओके, ये सब सॉल्व करके आपकी वैल्यू आ जाती है 0.9। ओके, देख लीजिए हमने अभी कुछ नहीं किया है, हमने सिर्फ पहला स्टेप किया है। द फर्स्ट स्टेप वाज डिजाइन कांस्टेंट्स, और डिजाइन कांस्टेंट्स की वैल्यू क्या क्या होती है। सबसे पहले तो हमारे पास जो मटेरियल है ना, उसकी परमिसिबल स्ट्रेस निकाल लेंगे। तो परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इज 7 न्यूटन फॉर M20 एंड परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस फॉर HYSD रेनफोर्समेंट इज 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके,
देन मॉड्यूलर रेशियो निकाल लिया। मॉड्यूलर रेशियो का फॉर्मूला होता है 280/3 सिग्मा CBC, तो 280/3 दैट कम्स 13.33। देन के निकाल लिया, दैट इज m सिग्मा CBC अपॉन m सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST। सारी वैल्यूज हमें पता है, पुट कर दिया, हमें k की वैल्यू मिल गई। देन j इज 1 - k/3, ये हमने निकाल लिया है, j आ गया। देन आर इज हाफ सिग्मा CBC j के सारी वैल्यूज पुट करके हमारे पास j आ गया। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारे पास? द नेक्स्ट स्टेप वाज एस्टिमेशन ऑफ बीम साइज। क्या था? एस्टिमेशन ऑफ बीम साइज, है ना। और हम ये बीम साइज कैसे एस्टिमेट करते थे? ये बीम साइज एस्टिमेट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम एक कॉन्सेप्ट लेते हैं, और वो कॉन्सेप्ट होता है डिफ्लेक्शन में सेफ रखने का बीम को, है ना। तो सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए क्या था? L/D कैन नॉट बी ग्रेटर देन 20, है ना। एंड कैंटिलीवर के लिए यही वैल्यू होती है, L/D कैन नॉट बी ग्रेटर देन 7। तो आपको कौन सा बीम डिजाइन करना है? आपको डिजाइन करना है सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है। तो ये वैल्यू तो होगी नहीं, तो इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, तो आपके पास यहाँ दो पॉसिबिलिटी है, आइदर तो L/D इज इक्वल टू 20 और L/D इज लेस देन 20, है ना। अगर ग्रेटर देन नहीं हो सकता है तो हमारे पास यही दोनों पॉसिबिलिटीज बचती हैं। अब देखिए, मैंने आपसे बताया था कि ये मैक्सिमम वैल्यू है जो हम ले सकते हैं, है ना। तो D इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप ये वाली वैल्यू लोगे तो आपके पास क्या आएगा? D मिनिमम, है ना। तो D मिनिमम तो हमारा सेफ होता नहीं है, या फिर D मिनिमम हमें लेना नहीं है ना, फॉर सेफ्टी पर्पसेस। तो हम क्या करेंगे? हम कोई वैल्यू लेस लेते नहीं इससे, है ना। आप कोई भी ले सकते हो, 10, 12, 15, 18, आपकी चॉइस है, ठीक है। 10 लेते हैं। लेंथ हमारे पास कितनी है? 5.1 मीटर गिवन है आपको, है ना। तो 5.50 100 mm में चेंज कर दिया, डिवाइडेड बाय 2, सॉरी डिवाइडेड बाय D इज इक्वल टू 10। तो D इज इक्वल टू 510 mm। ये आ गया आपका डेप्थ, ठीक है। इस डेप्थ का मतलब क्या है? अगर आपसे पूछे ये कौन सी डेप्थ है, तो आप बताएंगे ये वो डेप्थ है जो हमने प्रोवाइड किया है, ये एजम्पशन मान के कि हमारा बीम जो है वो डिफ्लेक्शन में सेफ रहना चाहिए। क्लियर है ना। इसी को हम बोलते हैं अज्यूम्ड डेप्थ। ओके, देन अब D से कैपिटल D निकालने का, ओवरऑल डेप्थ निकालने का फॉर्मूला आपको पता है ना। उल्टा लिखता हुआ तो ज़्यादा समझ में आएगा। D निकालने का फॉर्मूला क्या था? कैपिटल D, है ना, माइनस क्लियर कवर माइनस 5/2। क्लियर है? ओके, 5/2, 5 क्या है यहाँ पर? रेनफोर्समेंट, जो आपको अज्यूम करना है ना। और क्लियर कवर भी क्या करना है आपको? अज्यूम करना है ना। क्लियर कवर आप कितना लोगे यहाँ पर, है ना। मैं इसको अज्यूम कर लेता हूँ 18 mm, और क्लियर कवर अज्यूम कर लेता हूँ 30। ओके, आपकी जो बीम के लिए क्लियर कवर होता है दैट मूव फ्रॉम 25 to 50 mm, है ना। ये याद करने के लिए बता रहा हूँ। वैसे इस पर डिपेंड करता है क्लियर कवर इन्वायरमेंटल कंडीशन पे, है ना, इन्वायरमेंटल एक्सपोजर पे। अगर ज़्यादा एक्सपोज्ड जगह पे हो तो ये 50 mm हो जाएगा। अगर आप बहुत ही कम ऐसा जहाँ पर इन्वायरमेंट का बहुत ही कम इफेक्ट है तो ये 25 mm हो जाएगा। मैंने एक मॉडरेट वैल्यू, अभी हमें एक्सपोजर कंडीशन दी नहीं हुई है, तो एक मॉडरेट वैल्यू जूम कर लिया है 30 mm, है ना। एंड रेनफोर्समेंट मैंने आपको लास्ट क्लास में लिखा दिया है कि बीम के लिए कहाँ से यूज़ करूँ, कहाँ से कहाँ तक यूज़ करते हैं। तो ये हो गया 30 mm। ओके, अब हमें D निकालना है, D पता है, तो कैपिटल D इज इक्वल टू व्हाट? D प्लस क्लियर कवर प्लस 5/2। ओके, होपफुली आपको क्लियर है ये। देन कैपिटल D इज इक्वल टू व्हाट? 510 प्लस 30 mm प्लस 18/, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, देखिए कितना आता है। ये आता है आपका 549 mm, है ना। तो राउंड ऑफ करके मान लिया है इसे 550, ठीक है। 549 mm आता है, तो इसे राउंड ऑफ कर दिया है और मान लिया है कि ये है 550।
50 mm। ओके, अब B से B कैसे लेते थे? D बाई बी हमने माना था 1.5 to 2 कोई वैल्यू है ना। अब देखिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो कैलकुलेशन हमारा आसान होना चाहिए, हमें इसके बीच की कोई वैल्यू लेनी है। अगर आपके पास कैलसी होगा है ना, तो आप जो भी वैल्यू मानना चाहो मान सकते हो इसके बीच में। मैं 2 मान लेता हूँ है ना, तो D बाई बी इज इक्वल टू 2, तो D है मेरा 550 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू D, तो D मेरा आ गया है 275। D की वैल्यू मेरी आ गई है 275 mm। क्लियर है? अब देखिए कुछ बच्चे और ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं है ना, वो अपना कैलकुलेशन और ज़्यादा आसान कर लेते हैं। कैसे करते हैं? अब D बाई बी सबसे पहले वो कैलसी में निकालते हैं 1.5 है ना, यहाँ से ये क्या हो गया 550 डिवाइडेड बाई 1.5 इज इक्वल टू बी है ना। इसको सॉल्व करके देखिए कितना आता है, दैट वुड बी 366.67। सपोज इतना नहीं कुछ आएगा, आप कैलसी से सॉल्व करके देख लीजिएगा इसे, दैट वुड बी समथिंग 366.67 है ना। और ये फिर 2 करके निकालते हैं, दैट कम्स 275। तो वो कहते हैं कि अगर इसके और इसके बीच में वैल्यू नहीं कर रही है तो वो एज्यूम कर लेते हैं b इक्वल टू 300 है ना। सिर्फ कैलकुलेशन इजी करने की बात है, तो b इक्वल टू क्या एज्यूम कर लेते हैं 300 mm। ठीक है, आप बट ये आपकी चॉइस है, आप क्या लेते हो है ना, इसमें कोई कंपल्सन नहीं है कि आपको ऐसी राउंड ऑफ वैल्यू ही लेनी है, आपकी मर्जी है। आप 275 ले लो, 366.67 ले लो, या इसके बीच की कोई वैल्यू। ठीक है, तो हमारे पास साइज आ गया है। ओके, हमने डिजाइन कॉन्स्टेंट्स निकाल लिए, हमने साइज एस्टिमेट कर लिया, एंड द साइज इज कैपिटल डी कितना आया है, यानी ओवरऑल डेप्थ हो गई हमारी 550 और विड्थ हो गई हमारी 300 mm। क्लियर है? तो 2 स्टेप्स हमारे टोटल हो गए हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप में, एंड द नेक्स्ट स्टेप इज इफेक्टिव स्पैन। ओके, नेक्स्ट स्टेप मींस थर्ड स्टेप इज इफेक्टिव स्पैन है ना। और इफेक्टिव स्पैन की हमने 2 कंडीशन पढ़ी थी कि दैट वुड बी इफेक्टिव स्पैन वुड बी लीस्ट ऑफ number 1 clear span means length plus small d, and second clear span means length plus support width है ना, support width और BA। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से, ये आपकी बीम है ना, एंड ये आपकी सपोर्ट विड्थ है। क्लियर है? ओके, ये विड्थ आपको गिवन है 200 है ना। तो हम क्या करते हैं, ये आपकी क्लियर स्पैन होगी है ना, तो हम ये मान लेते हैं ऐसे है ना, क्योंकि ये दोनों पार्ट तो ऐसा होगा, इस तरीके से कुछ होगा ना, तो ये बीम का पार्ट भी है और कॉलम का पार्ट भी है ना, या फिर वॉल है, जो भी आपकी सपोर्ट करती है। तो ये वाला पार्ट आपका मिक्स है दोनों में, तो हम ये मान लेते हैं कि हाफ पार्ट इसमें मूव कर रहा है, हाफ पार्ट इसमें मूव कर रहा है, तो ये आ जाता है आपका हाफ इधर से हाफ इधर से, तो क्लियर स्पैन प्लस हाफ सपोर्ट विड्थ प्लस हाफ सपोर्ट विड्थ, और ये बन जाता है फुल सपोर्ट। तो आपकी 2 वैल्यू है, स्पैन प्लस डी। डी क्या है आपकी इफेक्टिव स्पैन, आपने निकाल ली है, इफेक्टिव स्पैन आपकी आई थी 510 mm। ओके, तो वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे, एल वॉज 5100 प्लस 510। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, दैट इज 5100 प्लस 200, सपोर्ट विड्थ आपको 200 मिलेगा।
ये आपका आएगा 5610 mm एंड ये आएगा आपका 5200 mm, है ना। और लिखा है वुड बी लीस्ट ऑफ, तो इन दोनों में से जो छोटा होगा तो आपकी इफेक्टिव स्पैन क्या हो जाएगी, एल इफेक्टिव दैट इज 5200 5200 mm और 5.2 मीटर्स। क्लियर है? ओके। सपोर्ट पे तो आपको जितनी गिवन हो उतनी आप वैल्यू पुट कर दीजिए। कभी 300 गिवन हो 300 पुट कर दीजिए, अगर नहीं गिवन है तो आप 200 से 300 mm के बीच में कोई वैल्यू मान सकते हैं, आपकी मर्जी है ना। वैसे तो जो बॉल की थिकनेस होती है 250 mm होती है, तो आप वो भी मान सकते हैं, बट फिर से वही बात है कैलकुलेशन इजी करने के लिए। ओके, अब आपके दिमाग में हो रहा होगा कि कैलकुलेशन इजी करने के लिए वैल्यूज दे रहे हैं, हम बाद में चेक करेंगे जो हमें रिक्वायरमेंट्स है उस चेक में अगर हमारी बीम और उसकी डायमेंशन सेफ है तो वो सेफ है। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टेप वाज लोड, टोटल लोड। अब आते हैं हम टोटल लोड में। फर्स्ट स्टेप इज टोटल लोड। अब टोटल लोड में कौन कौन सी वैल्यूज होती थी? सबसे पहली वैल्यू होती है हमारी सुपर इम्पोज लोड, वो आपको क्वेश्चन में गिवन है। सुपर इम्पोज्ड लोड, ओके। कितना गिवन है? दैट इज 15 किलो न्यूटन पर मीटर। 1 मीटर में आपका लोड कितना है? 15 किलो न्यूटन पर मीटर। और इसके बाद दूसरा लोड कौन सा निकालते थे? सेल्फ वेट या फिर डेड लोड होती है, सेल्फ वेट ऑफ वेट। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? यूनिट वेट मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम। सेल्फ वेट हमेशा ऐसे ही निकलता है सभी मेंबर्स का, है ना। और यूनिट वेट कंक्रीट का होता है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, वॉल्यूम लेंथ इनटू विड्थ इनटू, ठीक है। अब बिकॉज इसकी वैल्यू होती है हमारी किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, है ना। मीटर आ रहा है तो हमारी जो डायमेंशंस है वो भी हम सब किस में पुट करेंगे? मीटर्स में पुट करेंगे। तो दैट विल बी 25। लेंथ जब भी 1 मीटर से ज़्यादा होती है किसी भी मेंबर की, जो भी मेंबर हम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो वो कितना ले लेते हैं? 1, है ना। यहाँ पर भी देखिए क्या लिखा हुआ है? पर मीटर लोड दिया हुआ है, तो इसको भी हम किस में निकालेंगे? पर मीटर, मतलब 1 मीटर से, ठीक है। विड्थ कितनी आई है? 300, मीटर में चेंज किया 0.3 हो गई। देन डेप्थ कितनी आई थी? 550 तो 0.55, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका 7.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.55 दैट इज 4.13 आ रहा है, 4.13 किलो न्यूटन पर, ठीक है। अब इसको आपस में ऐड कर दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा? टोटल लोड। टोटल कितना आ गया? 19.13 किलो न्यूटन पर, 19.13 किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, आई होप कि आपको लोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने कुछ नहीं किया है, हमारे पास 2 लोड होते हैं बीम में, है ना। जब आप स्लैब डिजाइन करोगे तो एक तीसरा भी लोड आ जाएगा यहाँ पर, लाइव लोड, है ना। क्योंकि स्लैब में लाइव लोड होता है तो इसलिए यहाँ पर एक तीसरा लोड आ जाएगा, लाइव लोड। बट अभी बीम में लाइव लोड नहीं होता है ना, क्योंकि हम बीम के ऊपर मूव तो कर नहीं सकते। तो हमारे पास सिर्फ 2 लोड है, सुपर इम्पोज लोड एंड सेल्फ वेट ऑफ द बीम, जिसे हम डेड लोड भी बोलते हैं। सुपर इम्पोज लोड इज 15 किलो न्यूटन। और सुपर इम्पोज लोड क्या क्या इंक्लूड करता है? सुपर इम्पोज लोड इंक्लूड करता है वो सारे लोड जो इस पर्टिकुलर बीम के ऊपर होंगे, है ना। यानी इसके ऊपर जो स्लैब पड़ी होगी उसका लोड होगा, स्लैब के ऊपर जितने लोड होंगे उसका लोड होगा। तो ये सुपर इम्पोज लोड वो सारे लोड का समेशन है ना। ओके, सो सेल्फ वेट क्या होगा? यूनिट वेट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। यूनिट वेट इज 25 एंड मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इज L into weight to weight, ठीक है।
आपको बीम 1 मीटर के लिए डिजाइन करनी है पर यूनिट मीटर। तो क्या है 25, लेंथ हमने ले लिया 1, बी हमने निकाल दिया था 0.3 एंड बी निकाल दिया था 0.5। सॉल्व कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया, टोटल हो गया। ओके, सो नाउ फिफ्थ स्टेप इज मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला सिंपली सपोर्टेड बीम है, पर यूनिट मीटर का मतलब क्या है? यूडीएल लग रहा है उसका, है ना? तो क्या होता था फॉर्मूला? WL², सॉरी, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज WL²/8, ठीक है? एंड दैट इज W कितना है आपका? अभी आपने निकाला है 19.13, 19.13, है ना? ये किसमें है? ये है किलो न्यूटन पर मीटर में। तो आपको स्पैन भी किसमें रखनी है? स्पैन भी आपको रखनी है मीटर में, है ना? एंड इफेक्टिव स्पैन आपने कितनी निकाली थी? 5.3 मीटर, 5.3 मीटर। तो ये हो जाएगा 5.3 स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 8, ठीक है? देख लीजिएगा बच्चों, आप अपना कैलकुलेशन अपने हिसाब से करते रहिएगा, ठीक है? तो इसको सॉल्व करिए, आप देखिए कितना आ रहा है। तो 67.17 किलो न्यूटन मीटर, है ना? ये बहुत बड़ी वैल्यू आ रही होगी, है ना आपकी? सो दैट वुड बी, आपको किलो न्यूटन मीटर में चाहिए, किलो न्यूटन मीटर नहीं आएगी, ये मीटर में, ये किलो न्यूटन में। 67.17 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है? इसी को अगर न्यूटन में पुट करना है आपको, दैट वुड बी 67.16 इंटू 10⁶। किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज करोगे 10⁻³ न्यूटन, एंड मीटर को mm में चेंज करोगे अगेन 10⁻³ mm। सो 10⁻³ 10⁻³ इज 10⁻6 एंड दैट कम्स न्यूटन। ये आ गया आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, क्लियर है? देन नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 6 क्या होता था? स्टेप नंबर 6 होता था आपको इफेक्टिव डेप्थ रिक्वायर्ड निकालनी थी। इफेक्टिव डेप्थ रिक्वायर्ड, ठीक है? और इफेक्टिव डेप्थ रिक्वायर्ड कैसे आती है? वो आती है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से बराबर रखने के लिए, ठीक है? और इफेक्टिव डेप्थ किसकी होगी? इफेक्टिव डेप्थ होगी कंक्रीट ब्लॉक की, है ना? जो आपकी बीम है उसमें पूरा ब्लॉक क्या है? कंक्रीट का है, तो डेप्थ भी उसी की होगी। रेनफोर्समेंट की तो डेप्थ होगी, है ना? तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के बराबर करना है। कौन सा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बराबर करोगे आप? कंक्रीट साइड का, है ना? और उसके लिए मैक्सिमम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना होता है? वो हमने पढ़ा हुआ है, क्या होता है? RBD²। तो ये बेंडिंग मोमेंट को, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को आप बराबर कर दोगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना है? 67.17 इंटू 10⁶। वैल्यू किसमें पुट हुई है? न्यूटन mm। और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? RBD²। R आपने फर्स्ट स्टेप में निकाल लिया है डिजाइन कॉन्स्टेंट्स में, B भी आपने निकाल लिया है। अब यहाँ पर बिकॉज हम डेप्थ निकाल रहे हैं, है ना? वो जो हमने डेप्थ निकाली थी वो क्या मान के निकाला था? कि डिफ्लेक्शन में सेफ है, ओके? अब यहाँ पर B को अननोन कर दीजिए, तो B वुड बी √67.17, है ना? और R की वैल्यू क्या आई थी? शायद 0.91 आई थी, एक बार चेक कर लेते हैं। 0.91 इंटू P वॉज 300 mm। mm में क्यों पुट किया है हमने? क्योंकि ये जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है इसको भी mm में पुट किया, इंटू डिवाइडेड बाई RB, बस यही होगा, ठीक है? यहाँ पर होगा 10⁶। ओके, इसको सॉल्व करिए, देखिए वैल्यू कितनी आ रही है।
ये वैल्यू आ रही है आपकी 495.5 mm। एक बार चेक कर लीजिएगा बच्चों कैलकुलेशन, है ना। ऐसे प्रोसेस आपको बता रहा हूँ, कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा अगर कहीं मेरा इधर उधर थोड़ा बहुत हुआ है। ओके, सो मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से ये वैल्यू आ रही है 495.5 mm। ओके, अब इस 495.5 mm में हम चेक करेंगे उससे तो हमने प्रोवाइड किया है, और हमने प्रोवाइड कितना किया है, हमने प्रोवाइड किया है 510 mm, यही तो प्रोवाइड किया है। अब मैंने आपसे क्या बोला था कि दोनों में से जो भी बड़ा हो वो आप अपनी फाइनल डेप्थ मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पर नकली जो हमने पहले प्रोवाइड किया था वो वैल्यू बड़ी है जो रिक्वायर्ड है उससे, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, वो जो डेप्थ थी वो थी हमारी कि डिफ्लेक्शन में सेफ होने के लिए हमने वो डेप्थ प्रोवाइड की है। ये डेप्थ कौन सा है, ये डेप्थ है कि जो लोड की वजह से बेंडिंग मूवमेंट आ रहा है उसको रजिस्ट करने के लिए कितनी मिनिमम डेप्थ चाहिए, उसको रजिस्ट करने के लिए मिनिमम डेप्थ चाहिए हमारी 495.5 mm। तो अगर आपने 510 प्रोवाइड किया तब तो ठीक है ना। आपको किसी काम के लिए 1000 रुपये की जरूरत है, आपको वो किसी ने 5000 रुपये दे दिए, आप तो बहुत खुश हो, है ना, क्योंकि हो जाएगा काम कोई भी हो। अब इस लोड की वजह से बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करने के लिए चाहिए 495.5। आपके पास कितनी है 510 mm, आपने पहले से 510 प्रोवाइड किया है, सो ये आपकी हो जाएगी फाइनल डेप्थ। सो बिकॉज दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस, है ना। तो आप लिख सकते हो कि आपने जो प्रोवाइड किया है वो क्या है, सेफ। किसमें सेफ है, डिफ्लेक्शन वाले में भी सेफ है, डिफ्लेक्शन के लिए जो डेप्थ चाहिए, एज वेल एज जो आपको बेंडिंग मूवमेंट रजिस्ट करने के लिए चाहिए उस डेप्थ में भी सेफ है। ऑलराइट, एक बार देख लीजिए ध्यान से। ओके, चलिए अब हम आते हैं डिजाइनिंग के लास्ट स्टेप में, और हमें निकालना है लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट। देखिए स्टेप नंबर 7 आई गेस, लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल लेटरल आपको पता होगा, मैं फिर भी समझा देता हूँ लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है। लोड के आप जो भी मेंबर डिजाइन कर रहे हो या जिस भी मेंबर की बात कर रहे हो, है ना, उसके ऊपर लोड लगाओ, और लोड का इम्पैक्ट जिस भी डायरेक्शन में आएगा वो डायरेक्शन होगी आपकी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। अगर हम बीम की बात करते हैं यहाँ पर, है ना, तो बीम में क्या होगा, कैसी भी बीम हो, अब आपने लोड ऐसे लगाया, है ना, इसका इम्पैक्ट कैसा आएगा, इसका इम्पैक्ट कुछ इस तरीके से होगा, है ना, बेंड करेगी बीम आपकी। तो अगर आपकी बीम बेंड करेगी तो किस डायरेक्शन में इम्पैक्ट है, लेंथ वाली डायरेक्शन में। तो जो लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी आपकी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। सिमिलरली अगर ये कॉलम की बात करते हो तो कॉलम में क्या होगा, इसका उल्टा होगा। आपने यहाँ पर लोड लगाया है तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में आपका इम्पैक्ट आएगा। अगर इस डायरेक्शन में इम्पैक्ट आएगा तो जो आपकी हाइट ऑफ कॉलम है वो आपकी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन हो जाएगी, है ना। तो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट हमें निकालना है, और हमने ये मेंशन क्यों किया है लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट निकालना है, क्योंकि लेटरल रेनफोर्समेंट भी होता है ना। आपकी जो बीम की रेनफोर्समेंट है या कॉलम की रेनफोर्समेंट है उनको हम लेटरल रेनफोर्समेंट से टाई करते हैं, है ना, ताकि उनकी जिस भी प्लेस में आपने उन्हें लगाया हुआ है वो प्लेस नहीं इधर उधर नहीं हो जाए, है ना, उनकी पोजीशन डिस्टर्ब नहीं हो जाए, है ना। क्योंकि जैसे ही कॉन्क्रीट फिल होगा, अगर आपने उन्हें बाइंड नहीं किया, अगर किसी ने काम होते हुए कभी देखा हो तो जो रेनफोर्समेंट हम लगाते हैं उनको हम बांधते हैं लेटरल रेनफोर्समेंट से। उसका रीज़न क्या, अगर आप नहीं बांधोगे, सपोज आपकी बीम है और आपने ऐसे रखा है, फिर कॉन्क्रीट फिल किया तो रेनफोर्समेंट की पोजीशन हिल सकती है ना, और कॉन्क्रीट फिल होने के बाद तो उसे सही नहीं कर सकते हो आप। तो इसलिए हम लेटरल रेनफोर्समेंट भी लगाते हैं, है ना। इसीलिए यहाँ पर स्पेशली मेंशन किया गया हुआ है कि हम कौन सी रेनफोर्समेंट अभी निकाल रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, और इन्हीं को हम मेन बार्स भी कहते हैं, क्योंकि लोड तो यही ले रही है बार्स, है ना, जो हमारा टेंसाइल स्ट्रेसेस है वो यही बार्स कैरी करेंगी। लेटरल रेनफोर्समेंट हम सिर्फ इसलिए लगाते हैं ताकि मिसप्लेस नहीं, है ना, जो उनकी पोजीशन है वो डिस्टर्ब नहीं हो। क्लियर है, चलिए जल्दी से निकाल लेते हैं। अब क्या है, जो आपकी रेनफोर्समेंट है वो क्या रजिस्ट करेगी, वो भी रजिस्ट करेगी आपकी बेंडिंग मूवमेंट, क्योंकि लोड की वजह से वही आ रहा है ना। और
रेनफोर्समेंट है तो स्टील साइड से रेजिस्ट करेंगे, तो क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट जो मैक्सिमम है उसको इक्वल रख देंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के, और किस साइड से, टेंशन साइड से, है ना। और इसका फॉर्मूला क्या है, ये कितना आया था आपका, आया था 67.17 इंटू 10⁶, ठीक है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी इंटू जे इंटू डी, है ना। ये मैंने बता दिया था कैसे आया, अगर आपको नहीं आता मैं फिर से बता देता हूँ। फॉर्मूला होता था सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी डी माइनस एक्सी बाई 3, है ना। एक्सी की जगह के डी पुट करिए, तो सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी इंटू डी माइनस ए टी बाई 3, डी कॉमन होगा बाहर आ जाएगा, तो सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी, डी बाहर आ गया, अंदर बचेगा 1 माइनस के बाई 3, और 1 माइनस के बाई 3 होता है जे, तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी इंटू जे इंटू डी। सिग्मा एस टी पता है आपको 250, ए एस टी आपको निकालना है, जे आपको पता है, जे कितना है, दैट इज 0.9 एंड दैट इज 510, ठीक है। डी कितना है, 510, ओके। सारी वैल्यूज आपको पता है, सिर्फ अननोन क्या है, ए एस टी निकाल लीजिए, ए एस टी कितना आ रहा है, ए एस टी कैलकुलेट करके देखिए कितना आ रहा है। मेरे हिसाब से ए एस टी आ रहा है आपका 635.02 mm स्क्वायर, 635.02 mm स्क्वायर। अब तो मैं कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगा रहा हूँ, जो मैंने कैलकुलेट किया है उससे ये वैल्यूज है, आप देख लीजिएगा, है ना। मेरे से भी गलती हो सकती है कैलकुलेशन में, बट होपफुली आपको प्रोसेस शायद समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इतना रेनफोर्समेंट टोटल चाहिए। अगर आपको ये बेंडिंग मोमेंट रजिस्ट करना है टेंशन साइड में भी, है ना, तो हमें कितना रेनफोर्समेंट चाहिए, 635.02 mm स्क्वायर, ठीक है। और रेनफोर्समेंट आप प्रोवाइड कैसे करोगे, रेनफोर्समेंट आप प्रोवाइड करोगे रेनफोर्समेंट बार्स से, है ना। सो हमें ये बताना है कि कितना नंबर ऑफ बार्स चाहिए अब आपको, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल सी बात है, हमने क्या प्रोवाइड किया है, 18 mm बार्स प्रोवाइड किया है। तो सपोज अगर आप सिर्फ एक रेनफोर्समेंट बार प्रोवाइड करते हो, है ना, तो मतलब आप कितना एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हो, आप प्रोवाइड कर रहे हो π/4 d स्क्वायर, दैट मीन्स π/4 इंटू 18 स्क्वायर, यही तो प्रोवाइड कर रहे हो। अगर आप सिर्फ एक रेनफोर्समेंट बार प्रोवाइड करते हो, है ना, और ये आता है आपका 254.47 mm स्क्वायर, ओके। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप सिर्फ एक बार प्रोवाइड करते हैं, है ना, तो मतलब आप कितना एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हो, 254.47 mm स्क्वायर, और आपको टोटल एरिया कितना चाहिए, 635। तो आप निकाल लो कितनी नंबर ऑफ बार प्रोवाइड करनी है, ये हो जाएगा आपका ए एस टी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ 1 बार, दैट इज 635.02 डिवाइडेड बाई 255.47। इसको सॉल्व करिए, ये आता है आपका 2.5। अब 2.5 बार्स तो आप प्रोवाइड नहीं कर सकते हो, है ना, कि बार्स आधी काट दी हमने, है ना, लेंथ तो हमें पूरी चाहिए, बीच से काट नहीं सकते हो, ओके। सो क्या करोगे आप इसको प्रोवाइड करोगे 3 बार्स, है ना। देखो मिनिमम हमें इतने नंबर ऑफ बार्स चाहिए ताकि ये बेंडिंग मोमेंट हमारा रेजिस्ट करे, ठीक है, रेनफोर्समेंट। तो आप अगर इससे ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे कम नहीं होना चाहिए, है ना। तो इससे कम नहीं होना चाहिए, तो हमने बढ़ा दिया, 2.5 नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, तो कितना कर दिया, 3 बार्स, ठीक है। तो आपका ए एस टी प्रोवाइडेड कितना हो गया, ए एस टी प्रोवाइडेड हो गया आपका 3 इंटू एरिया ऑफ 1 बार, है ना, और एरिया ऑफ 1 बार कितना था, 254.47, ये हो गया 3 इंटू 254.47, है ना। इसको आप सॉल्व कर लो, जितना भी वैल्यू आता है, दैट इज 763.41। हमें मिनिमम कितना चाहिए था, 635 पॉइंट समथिंग, और हम प्रोवाइड कितना कर रहे हैं, 763.41 mm स्क्वायर, मतलब हम
डेफिनेटली सेफ रहेंगे। किसमें? टेंसाइल साइड में तो बेंडिंग मोमेंट आएगा लोड की वजह से, उसमें हम डेफिनेटली सेफ रहेंगे क्योंकि हमें जितना मिनिमम चाहिए उससे ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है? सो यहाँ तक आपका डिजाइनिंग वाला पार्ट पूरा हो गया। आपने बता दिया है कि आपको कितना मटेरियल चाहिए कंक्रीट का, कैसे बताया है वो आपने, बीम का साइज बता दिया है कि क्या विड्थ रखनी चाहिए, आपको क्या डेप्थ रखनी चाहिए। आपने ये भी बता दिया है कि आपको स्टील कितना मिनिमम चाहिए और आप कितना प्रोवाइड कर रहे हो, कितने नंबर ऑफ बार्स के साथ। मतलब डिजाइनिंग आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम चेक करेंगे कुछ, है ना, और वो चेक हम पढ़ेंगे अगली क्लास में कि फॉर दैट पर्टिकुलर साइज या बीम में, रेनफोर्स बीम में कितना मिनिमम रेनफोर्समेंट होता है और कितना मैक्सिमम आप डाल सकते हो, है ना। क्या ये वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में आ रही है कि नहीं आ रही है ना। हमने डिफ्लेक्शन के लिए एज्यूम तो कर ली थी वैल्यू, तो क्या डिफ्लेक्शन में अभी वो सेफ है ना, वो हम चेक करेंगे। सो कुछ चेक्स होते हैं, बहुत सिंपल से हैं, है ना, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। यहाँ तक अच्छे से प्रैक्टिस करिए। मैं एक क्वेश्चन आपको दे देता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। सो उसका डिजाइनिंग पार्ट तक आप प्रैक्टिस करिए। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे चेक्स इन सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। ओके, तो एक सिंगली रेनफोर्स्ड रेक्टेंगुलर बीम है जो कि सिंपली सपोर्टेड है। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आप लिख लीजिए प्रैक्टिस के लिए। सिंपली सपोर्टेड सिंगली रेनफोर्स्ड बीम ठीक है, और इसकी स्पैन है, स्पैन मतलब जो आपकी क्लियर स्पैन है, दैट इज गिवन एज 4 मीटर। 4 मीटर जो आपका सुपर इम्पोज लोड है दैट इज 8 किलोमीटर पर मीटर। जो आपकी बियरिंग है या इसी को क्या बोलते हैं हम, सपोर्ट विड्थ, ये है आपकी 300 mm। ओके, एंड जो आपका कंक्रीट है दैट इज M25 एंड स्टील है दैट इज HYSD। ठीक है, तो 300 की कोई वैल्यू मैंने मिस की है। ओके, डिजाइनर सिंपली सपोर्टेड सिंगली रेनफोर्स्ड बीम और स्पैन 4 मीटर। ठीक है, दैट इज सपोर्टेड ऑन अ वॉल और कॉलम जो भी मानो of width 300 mm. The superimposed load on the beam is 8 kN per meter. Use M25 grade of concrete and HYSD. तो आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, कोई डाउट हो तो आप मुझसे बता सकते हैं। ओके, सो थैंक यू बच्चों, विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास।